स्वागत है आप सभी का प्रशासनिक गुरुकुल में। मेरा नाम है देवाशीष मिश्रा और सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। कौन सी ऐसी चीज है जो भारत को उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक इतनी विविधताओं के बावजूद, इतनी सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद जोड़े रखती है? 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था तो भावानुवाद बहुत था, आकांक्षाओं का एक असीम संसार था, बहुत सारी उम्मीदें थी लोगों को, लेकिन उन उम्मीदों के साथ में कुछ सारी चुनौतियां भी थीं। राष्ट्र का स्वरूप क्या होना चाहिए? इस राष्ट्र के स्वरूप के निर्धारण के रूप में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के पश्चात 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार होता है तो गणतंत्र की एक प्रस्तावना वहीं पे बन जाती है। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है, जिसके उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 2023 में भारत अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आइए अब जानते हैं क्या है गणतंत्र का महत्व। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान पहली बार लागू हुआ था तो उसके उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। सबसे पहला जो गणतंत्र दिवस था उसमें इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुकर्णो को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। और क्या कभी ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान से भी कभी किसी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया हो? जी हाँ, 1955 में जब पहली बार राजपथ पे गणतंत्र दिवस समारोह हो रहा था तो उस समय पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक मोहम्मद जी को बुलाया गया था और वो गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए आए थे। कर्तव्य पथ, राजपथ का नाम हाल ही में बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। कर्तव्य पथ पर होने वाली ये पहली गणतंत्र की परेड है, यानी गणतंत्र की परेड हर वर्ष राजपथ पे होती थी, इस वर्ष नाम इसका परिवर्तित हो गया है तो कर्तव्य पथ पर होने वाली पहली ये परेड होगी। ये कर्तव्य पथ जो है आपका, ये राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट के बीच का जो मार्ग है ये आपका कर्तव्य पथ है और इसमें राष्ट्रपति द्वारा ध्वजारोहण गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया जाता है। कार्यक्रम शुरू होता है प्रधानमंत्री के आगमन से लेकर, प्रधानमंत्री का आगमन होता है। प्रधानमंत्री सबसे पहले नेशनल वॉर मेमोरियल जो इंडिया गेट के पीछे की तरफ बना हुआ है वहां पे जाते हैं, अमर जवान ज्योति में पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, देश के सैन्य और जो सैनिक हमारे बलिदान हुए हैं उनके प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हैं और उसके बाद में प्रधानमंत्री वापस आते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति का जब आगमन होता है तो राष्ट्रपति के द्वारा वहां पे ध्वजारोहण किया जाता है। ध्वजारोहण के बाद में बहुत सारे सैनिक उच्च सम्मान जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र ये सब प्रदान किए जाते हैं, जो हमारे सैनिक हैं उनको प्रदान किए जाते हैं या मरणोपरांत उनके परिवारों को प्रदान किए जाते हैं। और उसके बाद में वहां पे गणतंत्र दिवस की परेड का प्रारंभ होता है। ये परेड भारत की परंपरा, संस्कृति, राष्ट्रीय प्रगति और सैन्य प्रदर्शन से संबंधित होती है। यानी विगत 1 वर्ष में भारत ने जो भी सांस्कृतिक प्रगतियां की हैं, विभिन्न मंत्रालयों ने जो योजनाएं चलाई हैं, उसके अगर कुछ व्यापक प्रभाव हुए हैं, कुछ परिवर्तनकारी प्रभाव हुए हैं तो उन सबको ये परेड प्रदर्शित करती है। इसके अलावा सैन्य प्रदर्शन के द्वारा भी वहां पे भारत की उच्च तकनीकी और रक्षा प्रौद्योगिकियों का भी प्रदर्शन किया जाता है। आइए अब समझते हैं कि क्या है गणतंत्र की अवधारणा। सामान्यतः यह अवधारणा प्रचलित है गणतंत्र की अवधारणा के संदर्भ में कि एथेंस से लोकतंत्र का प्रारंभ हुआ है, लेकिन नहीं, भारतीय संदर्भ में बहुत सारे ऐतिहासिक उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि गणतंत्र की जानकारी यहाँ पर थी। जैसे कि ऋग्वेद में 40 बार और अथर्ववेद में 9 बार गणराज्य या गणतंत्र शब्द प्रयुक्त हुआ है और वैदिक सभ्यता सबसे प्राचीन मानी जाती है। इसके अलावा महाजनपद काल में जो 16 महाजनपद थे उसमें से 2 महाजनपद ऐसे थे जहां पे गणतांत्रिक व्यवस्था थी, वो थे वज्जी और मल्ल। इसके अलावा अगर हम महाभारत काल की बात करें तो द्वारका क्षेत्र में भी श्री कृष्ण और बलराम को भी प्रजापालक के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इसके अलावा पाणिनि की अष्टाध्यायी में जनपद शब्द का उल्लेख मिलता है। ऐतिहासिक संदर्भ में ये सारे संदर्भ एथेंस से काफी पुराने हैं, तो यानी लोकतंत्र की जो एक जीवन परंपरा है, गौरवशाली परंपरा है, वो भारत में बहुत पहले से ही विद्यमान है। आधुनिक संदर्भ में अगर हम इसको गणतंत्र दिवस के संदर्भ में समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले लाहौर अधिवेशन के पहले 26 जनवरी 1930 के पहले लाहौर अधिवेशन हुआ। उसमें ये मांग की गई, दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में ये मांग की गई कि पूर्ण स्वराज हमको दिया जाना चाहिए। और इसी सम्मेलन में यह भी निर्धारित किया गया कि 26 जनवरी 1930 का जो दिन होगा वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाए। ऐसा आह्वान किया गया जनता से
कि 26 जनवरी 1930 को भारत के प्रथम इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाए। इसी तारीख को ध्यान में रखते हुए जब संविधान हमारा बन करके तैयार हुआ 26 जनवरी 1949 को, तो इसी के उपलक्ष्य में 26 जनवरी 1950 को निर्धारित किया गया कि हम इस दिन से संविधान लागू करेंगे। 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए गए थे। उस दिन भी बारिश हो रही थी जैसे आजकल बारिश हो रही है, और संविधान निर्माताओं ने और हस्ताक्षरकर्ताओं ने यह माना था कि यह बारिश शुभ है। इसी तरीके से अगर आज के संदर्भ में हम गणतंत्र की विशेषताओं को समझने का प्रयास करें तो राष्ट्रीय मामलों की सार्वजनिकता, गणतंत्र की अवधारणा का मतलब है कि सार्वजनिकता का मतलब यहाँ पे लोगों की भावनाओं से है, लोगों के अधिकारों से है। सार्वजनिक मतलब यहाँ पे लोगों का तंत्र होगा, तो लोगों के तंत्र में जो भी मामले होंगे वो निर्धारित किए जाएंगे, और जो भी राष्ट्र प्रमुख गणतंत्र में निर्धारित किए जाते हैं वो या तो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से जनता के द्वारा ही निर्वाचित या नियुक्त किए जाते हैं। यानी जनता की सबसे बड़ी भूमिका है। जो भी नेतृत्व करता होगा, जैसे भारत में हमारा जो राष्ट्र प्रमुख है वो राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? एक पूरा निर्वाचक मंडल होता है जो कि प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना गया है। फिर वो निर्वाचक मंडल अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का चुनाव करता है। तो ये गणतंत्र की अवधारणा हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। 26 जनवरी 1950 को जब भारत आजाद हुआ था तो उस दिन का न्यूज़पेपर अगर हम देखें तो इंडिया सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था। यानी गणतंत्र के पहले दो विशेषण जुड़े हुए हैं, सॉवरेन यानी सर्व सत्ता संपन्न और डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक। लेकिन बाद में जो संविधान संशोधन हुए तो अगर हम आज की प्रस्तावना के संदर्भ में देखें तो हमें कुछ और विशेषण देखने को मिलते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के साथ साथ समाजवादी और पंथ निरपेक्ष दो विशेषण जोड़े गए, और लोकतंत्रात्मक गणराज्य यानी गणराज्य की ये विशेषताएं हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी हमें सभी अपने आंतरिक और बाह्य मामलों पे कानून बनाने का पूरा अधिकार होगा, पूरी संप्रभुता होगी। और इसके साथ ही समाजवादी व्यवस्था कहती है कि जितने भी मामले होंगे उसमें समाज का अधिकार सबसे ऊपर होगा, समाज कल्याण सबसे ऊपर रखा जाएगा, और जो भी संसाधन होंगे उन पे समाज का नियंत्रण होगा। समाज का नियंत्रण का मतलब है कि समाज द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उसका वितरण तय करेंगे। इसके अलावा पंथ निरपेक्ष की अगर हम बात करें तो ऐसा गणराज्य है जो पंथ निरपेक्ष है, अर्थात राज्य ना ही किसी पंथ का समर्थन करेगा ना ही किसी पंथ की अभिवृद्धि के लिए कार्य करेगा। और इसके साथ ही लोकतंत्रात्मक यानी जहां पे जनता की सहभागिता सबसे ज्यादा होगी, और ये सारी चीजें भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें ये शामिल की गई। और 26 जनवरी 1949 को जब संविधान अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया, उसके बाद 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ, जिसके कारण आज हम गणतंत्र दिवस की 74वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि क्या है 74वें गणतंत्र दिवस में खास। तो सबसे पहले 74वें गणतंत्र दिवस में जो हमारे मुख्य अतिथि हैं वो हैं मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी। ये इस बार हमारे मुख्य अतिथि हैं। हर बार एक राष्ट्र प्रमुख को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है, और इस बार की जो विषय वस्तु है वो है जन भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब लोगों की सहभागिता उसमें बढ़ेगी। तो पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, और आयोजन करता इसका जो है रक्षा मंत्रालय होता है। बहुत लोग कंफ्यूजन होता है गृह मंत्रालय, लेकिन गृह मंत्रालय नहीं है, ध्यान रखिएगा, रक्षा मंत्रालय इसका आयोजन करता है। तीनों सेनाओं के प्रमुख इसमें हिस्सा लेते हैं, वो प्रधानमंत्री के साथ भी जाते हैं, और रक्षा मंत्रालय कई विभागों के सहयोग से इस पूरे आयोजन को संपन्न कराता है। और इसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के तहत विकसित महत्वपूर्ण रक्षा उपकरण इस बार 74वें गणतंत्र दिवस में आत्मनिर्भर भारत के तहत जो रक्षा उपकरण है वो प्रदर्शित किए जाएंगे, और ये पूरा आयोजन रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तत्वाधान में आयोजित किया जाता है। आइए देखते हैं और क्या क्या विशेषताएं हैं इस बार 74वें गणतंत्र दिवस में। इस वर्ष 74वें गणतंत्र दिवस में 105 mm भारतीय फील्ड गन का प्रयोग किया जाएगा। हालांकि जब ध्वजारोहण हो रहा होता है राष्ट्रपति के द्वारा तो बैकग्राउंड में राष्ट्रगान बजाया जाता है, जिसके गाने का समय जनगण मन का है 52 सेकंड। 52 सेकंड में 21 तोपों की सलामी दी जाती है, और 21 तोपों की सलामी का मतलब ये नहीं है कि वहां 21 तोपें लगाई जाती हैं। 7 ये तोपें होती हैं जो कि 3-3 राउंड में फायर करती हैं, और 21 राउंड टोटल होते हैं। तो इसमें पहली बार आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी निर्मित 105 mm भारतीय फील्ड गन का प्रयोग किया जाएगा, जो 105 mm भारतीय फील्ड गन है जो 21 तोपों की सलामी देगी। इसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस बीएसएफ का ऊंट दल हर बार सांस्कृतिक अपनी विशिष्टता के चलते चर्चा में रहता है। परेड में पहली बार
इस दल में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित की गई है, जिसमें 40 के लगभग महिलाएं इस दस्ते में इस बार शामिल होंगी। इसके अतिरिक्त नौसेना का इल्यूशियन IL-38 विमान, ये पहली बार और अंतिम बार, चूंकि 44 गौरवपूर्ण वर्ष इसने नौसेना को अपने समर्पित किए हैं। ये एक समुद्री गश्ती और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है जिसने अपने 44 वर्ष नौसेना के साथ में समर्पित किए हैं, और ये पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हो रहा है। चूंकि रिटायर हो चुका है, इसलिए शायद ये अंतिम बार भी होगा जब ये नौसेना के द्वारा रिपब्लिक डे की परेड में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा 144 सदस्यीय मिस्र की नौसेना का दल भी इसमें शामिल होगा इस बार की परेड में। चूंकि हमारे मुख्य अतिथि मिस्र से हैं, तो उनके साथ में वहां पे भारतीय सेनाओं के साथ में कदम ताल मिलाते हुए मिस्र की सेना भी प्रदर्शन करेगी। सैन्य उपकरणों की श्रृंखला में HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा निर्मित लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर LCH प्रचंड भी इस बार परेड में शामिल होगा। ये हमारे LCH ध्रुव का उन्नत संस्करण है, और इसके अलावा 75 विमानों का प्रदर्शन, चूंकि आजादी का 75वां वर्ष का महोत्सव चल रहा है, भारत को इस बार G20 की सहभागिता भी मिली है, तो प्रदर्शन किया जाएगा। और इस पूरे प्रदर्शन में इन 75 में 9 राफेल भी शामिल किए जाएंगे। राफेल हमारा 5वीं पीढ़ी का उन्नत लड़ाकू विमान है जो हाल ही में भारत ने फ्रांस से लिया है। तो सैन्य साजो सामान के अलावा जो फ्लाई पास्ट होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, चर्चा का विषय होता है, देखने लायक होता है, और ये आपका वर्टिकल फ्लिप के माध्यम से खत्म होता है, जिसमें एक वायुयान सीधे कर्तव्य पथ पर आएगा और उसके बाद 90 डिग्री की दिशा में सीधे ऊपर जाता है। इसके अलावा PT-76 और सेंचुरियन टैंक ये पिछली बार भी प्रदर्शित किए गए थे, लेकिन ये महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि 1965 और 1971 के जो युद्ध भारत ने लड़े थे उनमें इन टैंकों की बहुत भूमिका थी। ये टैंक सेंचुरियन है, और इसके साथ ही यहाँ पे भारतीय नौसेना ने नारी शक्ति झांकी का प्रदर्शन किया है, जिसमें नारी शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। और वहां पे जो झांकियां हैं वो अलग अलग सेनाओं की झांकियां, अलग अलग विभागों की झांकियां, अलग अलग राज्यों की झांकियां प्रदर्शित की जाती हैं। इसी क्रम में नौसेना ने नारी शक्ति का वहां पे समर्थन किया है। BSF ने भी नारियों को शामिल किया है। तो इस बार के गणतंत्र दिवस में जन भागीदारी में नारी सशक्तिकरण एक अहम भूमिका निभा रहा है। राज्यों और विभिन्न विभागों की झांकियां 20 वर्ष की गणतंत्र परेड में शामिल की गई हैं, जिसमें कुल झांकियों की संख्या होगी 23 कुल झांकियां होंगी, जिसमें से 17 जो झांकियां हैं वो विभिन्न स्टेट्स और यूटीज की हैं, और इसके अलावा जो 6 झांकियां हैं वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज की रहती हैं। इसमें अलग अलग चीज़ों को दर्शाया गया है, जैसे उत्तर प्रदेश की झांकी, त्रिपुरा की झांकी आप देख सकते हैं यहाँ पे, गुजरात की झांकी है, कर्नाटक की झांकी है, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ को दर्शाया गया है, गृह मंत्रालय में नशा मुक्त भारत की थीम इस बार रखी गई है। इस प्रकार अलग अलग मंत्रालय और विभाग अपनी झांकियों का प्रदर्शन करते हैं, फिर उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए हार्दिक धन्यवाद, और एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।